ऑडियंस का हक है कि मैं उन्हें बताऊं कि क्या वजह थी कि मैं बगैर बताए गायब हुआ और अभी बगैर बताए वापस भी आ गया हूं। पूरी दुनिया में इस टाइम एक ही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, ईरान इसराइल वॉर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईरान के लिए इस टाइम डू और डाई की सिचुएशन है। अमेरिका को, इसराइल को या दुनिया की किसी भी कंट्री को इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ईरान इतना बहादुराना तरीके से, इतना पावरफुल तरीके से रिटेलिएट करेगा, इतने बेहतर अंदाज में वो रिएक्शन देगा और पूरी दुनिया को, खास तौर पे अमेरिका को हैरान कर देगा। अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग मेरी इस बात से हंसेंगे भी और डिसएग्री करेंगे, लेकिन दुनिया का कोई भी कंट्री अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, चाहे वो अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, तो हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाएंगे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा जज्बा है। हकीकत क्या ऐसी है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। आज 4 माह और 10 दिन के बाद फिर से इस चैनल पे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं मौजूद हूं। और किसी भी टॉपिक पर या किसी भी चीज़ पर बात करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस का, अपने देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो मेरे साथ कंसर्न रहे। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि मेरी ऑडियंस चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन मुझे फ़ख्र इस बात पर है कि मेरी ऑडियंस एजुकेटेड है और मेरे साथ लॉयल है। मतलब मेरे काम के साथ जैसे मैं लॉयल हूँ, वैसे वो मेरी वीडियोस या मेरे प्रोग्राम या फिर मेरी बात पर ट्रस्ट करते हैं। और शायद यही वजह है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है, जब भी मुसीबत आती है, जब भी डिमोटिवेट होता हूं, तो कहीं ना कहीं ख्याल ये आता है कि लाखों लोग मेरी बात को सच मानते हैं, लाखों लोग मेरी बात को सुनते हैं, तो मुझे ना तो झूठ बोलना है और ना ही हिम्मत हारनी है। इसी वजह से बार बार मुश्किल आने के बावजूद फिर से हम आते हैं और एक ही चीज, एक शेर की सूरत में मैं आपके सामने रखता हूं, जो कि मैंने बचपन से सीखा कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो हमने तो सीखा ये है कि जिस दौर में जीना मुश्किल होगा उसी दौर में जीना लाजिम होगा। इसी माइंडसेट के साथ फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अब ये तकरीबन 130 दिन मैं कहाँ रहा, मुश्किल में रहा, आसानी में रहा, या अपनी मर्जी से प्रोग्राम नहीं करता रहा, या फिर कुछ वजूहात की वजह से नहीं करता रहा, इसके ऊपर इन डिटेल में वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। और ये आप लोगों का हक है कि जैसे आप लोग मेरे लिए कंसर्न रहे, मेरे लिए फिक्रमंद रहे, बहुत से मैसेजेस, बहुत सी मेल्स, बहुत से मुझे पैगामात मिलते रहे, मेरे लिए खैरियत दरियाफ्त करते रहे, तो फिर ये आपका, मेरी ऑडियंस का हक है कि मैं उन्हें बताऊं कि क्या वजह थी कि मैं बगैर बताए गायब हुआ और अभी बगैर बताए वापस भी आ गया हूं। लेकिन जो लोग YouTube को देखते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि YouTube का, सोशल मीडिया का एक एल्गोरिदम होता है कि जब आप इतने टाइम के बाद वीडियो अपलोड करेंगे तो उसको उतने तरीके से, उस बेहतर तरीके से रीच नहीं मिलेगी, वो उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो मैं 2-3 दिन तक बनाऊंगा। सारे अपना जो किस्सा है, जो वाकया है, वो बताऊंगा कि क्या मुश्किलात आई, क्या मुसीबतें आई, या फिर क्या जिस तरीके से भी मैंने ये चीज़ें, ये टाइम गुजारा, वो सब चीज़ें आपके सामने रखूंगा। आज इस दोबारा से इस सफ़र को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हमेशा से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार दिया और मेरी बातों को, मेरी वीडियोस को जिस तरीके से आप लोग शेयर करते रहे, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो ऐसे ही आने वाले वक्त में भी आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिएगा। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो और मेरी बातें बेहतर लगे तो वीडियो देखने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अब आते हैं जी टॉपिक की तरफ, आते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली पूरी दुनिया में इस टाइम एक ही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, ईरान इसराइल वॉर। अब ईरान इसराइल वॉर के अंदर हर एक ने अपना अपना एक नैरेटिव, अपना अपना एक नज़रिया आपके सामने रखा होगा। आपकी भी अपनी सोच होगी कि आखिर किसी को लगता होगा कि ये जंग है मज़हब की। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये मुसलमान और काफिर की जंग है। मतलब अमेरिका, इसराइल चाहता नहीं है कि दुनिया में कोई भी इस्लामिक कंट्री आगे आए, कोई भी इस्लामिक कंट्री या फिर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी यूनिटी हो। जबकि मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरी जो सोच है, इससे बहुत हट के है। ये मज़हब की जंग नहीं है, ये कोई मुसलमान काफिर की जंग नहीं है, ये जंग है पावर की, ये जंग है ऑयल की, ये जंग है तेल की। जैसा एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंसान के लिए सांस लेना लाजमी है, और अगर उसे कहा जाए कि आप मेरी मर्जी के बगैर सांस नहीं ले सकते, तो सेम इसी तरीके से कितना मुश्किल होगा कि अगर दुनिया में एक कंट्री ये कहे, यूएस ये कहे, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये कहे कि पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री मेरी मर्जी के बगैर ऑयल नहीं बेच सकता, तो वही सिचुएशन होगी जैसे सांस लेने में मुश्किल आती है, फिर जिंदा रहने में, दुनिया को आगे बढ़ने में बड़ी मुश्किलात आएंगी।
میرے خیال سے اگر یہ مذہب کی جنگ ہوتی، یہ پاکستانیوں کے لیے، اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ مذہب کی جنگ ہے، اگر یہ مذہب کی جنگ ہوتی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مذہب کی جنگ میں دو اسلامی کنٹریز آپس میں لڑتے؟ ایران، سعودی عربیہ آپس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی گلف سٹیٹ ہیں ان کے اوپر ایران حملہ کر رہا ہے، ایون سعودیہ نے تو وارننگ دے دی ہے ایران کو کہ اگر مزید آپ نے کوئی بھی ایسا ایکشن کیا تو اس کا سخت ری ایکشن ہوگا۔ پھر کیا وجہ ہے؟ اگر مذہب کی جنگ ہوتی تو سارے اسلامی کنٹریز اکٹھے نہ ہوتے، اکٹھے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر بیسک چیز جو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایران کے لیے اس ٹائم ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے۔ نو ڈاؤٹ امریکہ نے حملہ کیا، پوری دنیا کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ ایران کے لیے ٹف ٹائم آنے والا ہے، ایران کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں، امریکہ بھی وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہا، وارن کرتا رہا ایران کو، لیکن امریکہ کو، اسرائیل کو یا دنیا کی کسی بھی کنٹری کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ ایران اتنا بہادرانہ طریقے سے، اتنا پاورفل طریقے سے ریٹیلیٹ کرے گا، اتنے بہتر انداز میں وہ ریئیکشن دے گا اور پوری دنیا کو، خاص طور پہ امریکہ کو حیران کر دے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس ٹائم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ باڈی لینگویج اگر دیکھی جائے ڈونلڈ ٹرمپ کی، یا پھر ان کی ٹویٹس دیکھی جائیں، یا کہیں پہ بھی ان کی سٹیٹمنٹ دیکھی جائے، تو وہ کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا جو جنگ سے پہلے تھا۔ ریزن یہ ہے کہ اس ٹائم ایران کے پاس کھونے کے لیے سچ کچھ ہے نہیں، جبکہ امریکہ کے پاس اس ٹائم بچانے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ ایران جو اٹیک کر رہا ہے، جو میزائل جو امریکہ یا پھر اسرائیل یا پھر ان سے کنسرن جتنی بھی سٹیٹ ہیں، چاہے وہ گلف سٹیٹ ہیں جہاں پر بھی امریکہ کے اڈے ہیں، وہاں پر اٹیک کر رہا ہے، اس میزائل کی جو قیمت ہے ایز کمپیئر ٹو جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے، جو وہاں پہ ان کی لاگت آ رہی ہے امریکہ کی یا اسرائیل کی، بہت کم ہے۔ اور ایران یہ اوپنلی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے، یہ کہہ چکا ہے کہ ہم جتنا ڈیلی بیس پہ میزائل اٹیک کرتے ہیں، جتنے میزائل ہم اٹیک کرتے ہیں، ہم اتنی پاور رکھتے ہیں کہ اس سے 10 گنا میزائل ڈیلی بیس پر بنائیں۔ یعنی لیٹس سپوز اگر ایران 10 میزائل دن میں اٹیک کرتا ہے اپنا، چاہے وہ کسی گلف سٹیٹ پہ، چاہے وہ اسرائیل یا پھر امریکہ کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ کو جو ڈیفنس سسٹم ریکوائرڈ ہے، اسرائیل کو جو ڈیفنس سسٹم ریکوائرڈ ہے، اس کی لاگت بہت زیادہ ہے۔ اور اب پوری دنیا کو اس چیز کا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ ایران تنہا نہ تو پاکستان ایز سچ، اس کے اوپر بھی ویسے تو ان ڈیٹیل بات کریں گے، پورا پروگرام بنتا ہے کہ بھائی پاکستان اس ٹائم کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے ایران کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ، لیکن ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ اس کے اوپر انڈیا کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کریں گے کہ انڈیا جس کے ریلیشن اسرائیل کے ساتھ بھی بہت بہتر ہیں، جس کے ریلیشن کہیں نہ کہیں امریکہ کے ساتھ بھی ٹریڈ کافی حد تک بہتر ہے، اور ایران چابہار بوٹ ایران اور انڈیا کے ریلیشنز بہتر رہے ہیں، اور آج کے نہیں بہت ٹائم کے انڈیا اور ایران کے ریلیشن بہتر رہے ہیں۔ لیکن کہاں پہ انڈیا سٹینڈ کر رہا ہے اس جنگ میں، کہاں پاکستان سٹینڈ کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر لیٹس سپوز ایران اس جنگ میں اپنا کہیں پہ بھی ویک پوائنٹ دیتا ہے یا کہیں پہ بھی سرنڈر کرتا ہے، تو پھر یہ ایران کا دی اینڈ ہوگا۔ لیکن اگر خوش قسمتی سے ایران ایک ماہ سٹینڈ کر گیا، تو میں یہ شیورٹی سے کہتا ہوں، نو ڈاؤٹ میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے وار کے حوالے سے، میرا اتنا نالج نہیں ہے، لیکن ایک آبزرویشن ہے، ایک سٹڈی ہے، جس کے مطابق میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایک ماہ اگر یہ جنگ کنٹینیو رہی، نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں مہنگائی ہوگی، نو ڈاؤٹ تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے اضافہ ابھی بھی ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن امریکہ کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اب بہت سے لوگ میری اس بات سے ہنسیں گے بھی اور ڈس ایگری کریں گے، لیکن ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے، اپنی ایک اوپینین ہے۔ میری یہ اوپینین ہے کہ اگر ایک ماہ ایران ٹکا رہا، سٹینڈ کرتا رہا، اپنے اسٹانس کے اوپر اسی طریقے سے ریٹیلیٹ کرتا رہا، تو امریکہ خود ہی ٹیبل پر آئے گا۔ کیونکہ پاسٹ میں اگر ہم دیکھیں لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، سیریا عراق کے ساتھ کیا ہوا، کہ کچل دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور امریکہ نے وہاں پر اپنی حکمرانی کی انڈائریکٹلی یا پھر ڈائریکٹلی۔ اب امریکہ ایران کے سلسلے میں، ایران کے واقعے میں بھی ایسا ہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے وہاں پر لیڈرشپ لائیں، اپنی مرضی کے وہاں پر قوانین لے کر آئیں، اپنی مرضی کے وہاں پر پالیسیز لے کر آئیں، جبکہ ایران اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے بالکل جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، اور نہ ہی وہ ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ ابھی ایران کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے، جب ایران کے نئے سپریم لیڈر کو اناؤنس کیا گیا اور مشتبہ کے جو ان کا نام ہے انہیں جب اناؤنس کیا گیا، تو تب امریکہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم اس لیڈر کو نہیں مانتے، ہم جلد اس کے اوپر غور کریں گے اور ہم بتائیں گے امریکہ کے کنسرن کے بغیر ایران میں کوئی لیڈرشپ نہیں آ سکتی۔ جس کے اوپر آنسر یہ تھا، رپلائی یہ دیا گیا ایران کی طرف سے کہ کسی بھی کنٹری کا، خاص طور پہ امریکہ کا، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایران کے انٹرنل میٹرز یا ایران
ईरान की लीडरशिप के हवाले से कोई डिसीजन ले, जो कि मैं समझता हूं बहुत ही बोल्ड स्टेप है। क्या आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आपसे ये सवाल है कि ईरान के अलावा दुनिया में इस टाइम कोई कंट्री, खास तौर पे इस्लामिक कंट्री, इतनी पावर रखता है कि अमेरिका के सामने इतने दिन टिक सके? चाहे वो पाकिस्तान है या दुनिया का कोई भी कंट्री है, नो डाउट एज ए पाकिस्तानी मैं ये चाहता हूं और ये ख्वाहिश रखता हूं और ये जज्बा रखता हूं कि दुनिया का कोई भी कंट्री अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, चाहे वो अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, तो हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाएंगे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा जज्बा है। हकीकत क्या ऐसी है? क्या हम इतना टाइम जैसे ईरान स्टैंड कर रहा है, क्या हम स्टैंड कर पाएंगे? ये एक सवालिया निशान है हमारी लीडरशिप के लिए, एक सवालिया निशान है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। हम तो ये देख लें, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अभी जंग है ईरान और इसराइल की, जंग है ईरान और अमेरिका की, जबकि पूरी दुनिया में जो कीमतें, ऑयल की कीमतें, तेल की कीमतें सबसे ज़्यादा बड़ी हैं, वो पाकिस्तान में बड़ी हैं। सोचने वाली बात है, हैरान होने वाली बात है, परेशान होने वाली बात है। और यही बात जब हम अपनी लीडरशिप से, अपने हुक्मरानों से, अपने बड़ों से करते हैं तो फिर गुस्सा किया जाता है। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को डिग्रेड किया जा रहा है, जबकि मकसद पाकिस्तान को डिग्रेड करना नहीं है, मकसद आईना दिखाना है, मकसद है कि बेहतरी की तरफ आएँ, मकसद यह है कि हकीकत को एक्सेप्ट करें। ये वही पाकिस्तान है, ये वही पाकिस्तान की लीडरशिप है जो ये कहती थी कि हमारे पास 40 दिन से ज़्यादा रिजर्व पड़ा है ऑयल का। ये वही लीडरशिप है जो कहती थी कि हमारे पास, हमें ऐसा परेशानी नहीं होगी ऑयल के हवाले से, ऑयल की कीमतों के हवाले से। जबकि 10 दिन के अंदर, 9-10 दिन के अंदर जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं, इवन ईरान और अमेरिका की जंग है, ईरान और इसराइल की जंग है, अमेरिका और इसराइल में कीमतें उतनी नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान में बढ़ गई। ये सोचने वाली और परेशान होने वाली बात है पाकिस्तानियों के लिए। और आने वाले टाइम में जो सिचुएशन नज़र आ रही है, अगर 10 दिन, महीना, आलमोस्ट अल्लाह ना करे अगर ये जंग जारी रहती है, तो शायद पाकिस्तान में ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। साथ स्क्रीन पे जो है वो नज़र आएगा आपको कि पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, खासतौर पे अगर पाकिस्तान की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, या जो भी ईरान के इर्द गिर्द कंट्रीज़ हैं, उनमें कीमतें कितनी बढ़ी। इंडिया में बिल्कुल कीमत फ़िलहाल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक कहीं भी हमें खबर नहीं मिली कि इंडिया में तेल की कीमत इस जंग की वजह से बढ़ गई। जबकि पाकिस्तान में एक दिन में जो हमें खबर मिली, एक दिन में 50 रुपये से ज़्यादा कीमत बढ़ गई, जो कि हैरान करने वाली बात है। और अभी ये हम इनडायरेक्टली इस जंग में, मतलब हमारा कोई ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी लिंक नहीं है, तो ये सिचुएशन है। अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान को इसराइल का सामना डायरेक्टली करना पड़ गया, अमेरिका का सामना डायरेक्टली करना पड़ गया, तो फिर क्या सिचुएशन होगी, ये भी सोचने वाली बात है। पाकिस्तान इस जंग में कहां स्टैंड करता है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इससे पहले मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी, तो तब क्या ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया? तब क्या सऊदीया ने डायरेक्टली पाकिस्तान का साथ दिया? या दुनिया के किसी भी इस्लामिक कंट्री ने, इवन मैं चाइना की बात करता हूँ, चाइना के अलावा दुनिया के किसी भी कंट्री ने डायरेक्टली क्या पाकिस्तान का साथ दिया? तो जवाब यह है कि नहीं दिया। ना ही ईरान ने, ना ही सऊदी अरेबिया ने, ना ही यूएई ने, ना ही किसी और कंट्री ने डायरेक्टली साथ दिया। तो ये एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि सियासत में या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन है। ये वही ईरान है जिसके लिए आज पाकिस्तान के लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। नो डाउट अच्छी बात है, मैं ये समझता हूँ कि हमें हक के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें अमेरिका की जो बदमाशी है, अमेरिका का जो इजारादारी है, उसके खिलाफ जो अगर कोई कंट्री आवाज उठा रहा है तो कम से कम उसे मॉरली सपोर्ट करना चाहिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया के बहुत से लोग कर रहे हैं। इंडिया की मीडिया भी कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि ईरान के साथ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपना एक हमदर्दी रखती है। अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो देखने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं ये बात कर रहा था कि जब हमारी जंग थी तो क्या ईरान हमारे साथ था? क्या दुनिया का कोई दूसरा कंट्री हमारे साथ था? इवन ये वही ईरान है जो आज से 1 साल पहले हमारी ईरान के साथ जंग हो चुकी है, चाहे वो एक दिन की हो। ईरान ने हमारे पे अटैक किया, हमने फिर अटैक किया। मकसद बात करने का है कि एक साइड पे इस्लामिक कंट्रीज आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, दूसरी साइड पे जो अवाम है इस्लामिक कंट्रीज की, खास तौर पे पाकिस्तान की पब्लिक है, उसे जज्बाती तौर पे इतना हाई कर दिया गया है कि उसे हर चीज मजहब के एंगल से नजर आती है। उसे ऐसा ही लगता है दुनिया में कुछ भी हो रहा है, अमेरिका ने कुछ कर दिया, इसराइल ने कुछ कर दिया, रशिया ने कुछ कर दिया, इंडिया ने कुछ कर दिया, तो भाई ये बस मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है। वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पावर की जंग है। और ये पावर, चाहे अगर वेनेजुएला की बात की जाए तो क्या वो इस्लामिक कंट्री था? वहां पर भी तो अमेरिका ने अटैक किया। अगर इसके अलावा दुनिया के दूसरे कंट्रीज की बात करें, रशिया यूक्रेन की जंग हो रही है, क्या वो दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं? वो भी तो आपस में लड़ रहे हैं। अमेरिका एक के साथ है, एक के साथ नहीं है। ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है।
ضرورت یہاں پر یہ بھی ہے کہ ہم اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا، امریکہ نے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ ایران کے اوپر ہم اس لیے اٹیک کر رہے ہیں یا ایران کو اس لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ خواتین یعنی کہ وومن امپاورمنٹ نہیں ہے، خواتین کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے، جبکہ جب ہم نے جنگ شروع ہوئی تو دیکھا کہ وہاں پر لڑکیوں کے اسکول کے اوپر ہی اٹیک کیا گیا امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سی پبلک پلیسز پر اٹیک کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے۔ اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ خیر، اس ٹاپک پر بہت سی انٹرسٹنگ باتیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اور آنے والے ٹائم میں ہم وہ شیئر بھی کریں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ آج یہ بہت دن بعد، بہت مہینوں بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلی ویڈیو ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں اسے یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں میرے حوالے سے، ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے، یا اوورآل جو بھی سوالات ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کا رپلائی بھی کروں اور کچھ ہی دنوں میں لائیو بھی آؤں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیس آؤٹ، اللہ حافظ۔